हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी पॉलिटी की अपनी कक्षा में। हम भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमारा आज का विषय है 1858 का भारत शासन अधिनियम। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत के संवैधानिक इतिहास को दो कालखंडों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला कालखंड 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट तक का कालखंड, और दूसरा 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक का कालखंड। इन दो कालखंडों में अगर प्रमुख अंतर के विषय में पूछा जाए तो 1773 से 1853 तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन चलाया गया, जबकि 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक के कालखंड में भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन रहा। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आने का जो ऐतिहासिक कारण है, उसके बीच 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में छुपा हुआ है। जब 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर स्थिति पर नियंत्रण ना पाया गया तो जल्द ही भारत जैसी संपदा संपन्न राष्ट्र हमारे हाथों से निकल सकती है, और इसमें ब्रिटिश सरकार की मदद 1853 ईस्वी के एक्ट ने की। कैसे? तो मैंने 1853 ईस्वी के एक्ट में आपको बताया था कि अन्य एक्टों की भांति इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में तब तक रहेगा जब तक कि ब्रिटिश क्राउन उससे सहमत है। तो इसी आधार पे फिर 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लाया गया, ताकि भारत पर इंग्लैंड की औपनिवेशिक स्थिति बनी रहे। तो इस शासन अधिनियम को हालांकि भारत में प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो यह ब्रिटेन की उपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला प्रावधान जिसकी मैंने चर्चा भी की है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया तो उसमें दो तरह के पद सृजित किए गए। पहला, भारत के गवर्नर जनरल के पद को अब वाइसराय का पद कहा जाने लगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या जरूरत था, भारत का गवर्नर जनरल ही आप रहने देते, आप वाइसराय जो है क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि भारत का गवर्नर जनरल जो होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रतिनिधि होता था, जबकि अब प्रतिनिधि किसका होगा? अब प्रतिनिधि होगा ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का, अर्थात वहां के जो राजा हैं या महारानी हैं उनका। तो वाइसराय जो है वह राज मुकुट का यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था, और इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये अध्यादेश क्या होता है?
तो अध्यादेश, मान लीजिए कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जब किसी कारणवश ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर शासन के लिए कानून नहीं बना सकती है, किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता हुई और वह समय अनुसार नहीं बन सकता है। उस स्थिति में भारत के वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह तात्कालिक नियम का प्रावधान कर सके, जिसके आधार पे वो समस्या से निपट सके। तो पहला पद हो गया वायसराय का। तो जब यह भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद में बदला गया, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो उसका भी उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब दूसरा पद था भारत सचिव या राज्य सचिव का पद। तो भारत सचिव का पद जो बनाया गया था, वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त करके बनाया गया था। अब जब भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आई, तो उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को समाप्त कर दिया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्थान पे भारत सचिव या राज्य सचिव का पद निर्मित हुआ। अब दिमाग में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि ठीक है, भारत सचिव किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा, लेकिन आखिर किस व्यक्ति को भारत सचिव बनाया जाएगा, उसकी योग्यताएं क्या होगी। तो भारत सचिव जो है, ब्रिटेन का वैसा सांसद बन सकता था जो वहां के मंत्रिमंडल में शामिल है, और साथ ही इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाती थी। और भारत पर यह सुचारू रूप से शासन चला सके, इसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया था। अच्छा, इसका कार्य क्या होता? तो भारत सचिव या राज्य सचिव जो है, वह भारत और जो है ब्रिटेन के बीच मध्यस्थता का काम करता था। एक मीडिएटर था जो समय समय पर क्राउन को, ब्रिटिश संसद को सलाह देता था कि भारत में शासन किस तरह से जो है चलाया जाए। साथ ही साथ यह ब्रिटिश संसद के सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध था। मतलब अगर ब्रिटिश संसद द्वारा भारत से संबंधित किसी तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो यह बाध्य था कि इसे उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। अब कुछ और प्रावधान किए गए हैं जो रियासतों से संबंधित हैं। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह आश्वासन दिया गया शेष रियासतों को। यहाँ पे शेष रियासतों का अर्थ है कि वैसे रियासत जहाँ पे ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखी जाएगी यदि वह ब्रिटिश क्राउन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह 6 प्रमुख प्रावधान 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में किए गए, जिसे आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं 2 भागों में बांटकर। पहला तो आपको पता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी
के हाथों से शासन निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया तो उसने दो तरह के पदों की नियुक्ति की। एक गवर्नर जनरल, इसे चेंज करके वाइसराय कर दिया, और दूसरा भारत या राज्य सचिव का पद सृजित किया। इसके कार्य के बारे में मैंने बता दिया है आपको। भारत या राज्य सचिव का कार्य, किस प्रकार की अहर्ता या शक्ति थी, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। साथ ही यह बता दिया कि राज्य सचिव का पद जो सृजित हुआ वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त करके हुआ। हालांकि यह दोनों समाप्त कर दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों जो है समाप्त कर दिए गए थे। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा, भारतीय रियासतों से संबंधित, मैंने बताया कि भारतीय रियासतों के प्रमुखों की स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया और मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। अब आपके मन में एक और छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि भारत या राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, तो पहले राज्य सचिव कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है, पहले राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टेनली। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।